हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। भारतीय सेना की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान की आईएसआई को लीक करने में सेना का हवलदार रोहित कुमार निवासी कोड़वा खुर्द को अंबाला के शहजादपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। भारतीय सेना की 68 इंजीनियरिंग रेजिमेंट भोपाल में बतौर हवलदार तैनात है और वह छुट्टी लेकर अपने घर गांव कोड़वा खुर्द आया था। बताया जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां उस पर नजर बनाए हुए थी, जबकि शहजादपुर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला जो है वह दर्ज कर लिया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने उससे थाने में पूछताछ की। एसपी हामिद अख्तर ने थाने पहुंचकर इस मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि रोहित पाकिस्तान की एक महिला के संपर्क में फेसबुक से आया था। खुफिया एजेंसियां लगातार रोहित पर नजर रख रही थी और उसकी गतिविधियां काफी संदिग्ध रही। रोहित के पास 2 मोबाइल फोन है और इन नंबरों पर पाकिस्तान के एजेंट के फोन भी आते थे। भारतीय ठिकानों की सूचनाएं लीक करने के एवज में रोहित को रुपए भी मिलते थे और इसी पर खुफिया एजेंसियों ने अंबाला पुलिस को इनपुट दिया और इसी इनपुट के आधार पर शहजादपुर पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, थाने में ही रोहित से पूछताछ की गई। बताया जाता है कि रोहित से सेना की इंटेलिजेंस समेत अन्य एजेंसियां पूछताछ कर रही है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अंबाला से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं। राजकुमार, भारतीय सेना की सूचनाएं जो हैं लीक करने के मामले में अंबाला का जो फौजी है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है और गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, ये जो रोहित कुमार है ये कोड़वा खुर्द का रहने वाला था और जो है ये भोपाल में तैनात था और 3 दिन पहले ही जो है ये सेना से यहाँ छुट्टी पर आया हुआ था। और जैसे कि जो इनपुट मिल रही है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसको पहले ही पता इनपुट मिली थी कि फेसबुक पर रोहित जो है एक पाक महिला एजेंट के संपर्क में था, जिसकी वजह से एजेंसियां जो है इसकी गुप्त सूचनाएं एकत्रित कर रही थी। और जैसे ही ये कोड़वा खुर्द पहुंचा है, कल जो है 7 बजे चंडीगढ़ से कुछ एजेंसी की गाड़ियां जो है कोड़वा खुर्द पहुंची है इसके घर पे और इसको जो है अपने साथ ले गई हैं। और अभी जो है फिलहाल इसका मामला जो है वो शहजादपुर थाने में दर्ज कर दिया गया है। वहीं डीएसपी अनिल कुमार का कहना है कि जो है ये इससे काफी पूछताछ की जा रही है। हालांकि सेना समेत जो है अन्य एजेंसियां हैं वो इससे पूछताछ कर रही हैं और उन्होंने जो है इसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है इसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। और उसके सफाई तौर पर कहना है कि ये फौजी जो है ये काफी दिनों से सीक्रेट एजेंसी के जो है रडार पर था और जिस वजह से इसको जो है कल गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया गया। जी, तो खुफिया एजेंसियां इस पर नजर रखे हुए थी, जबकि शहजादपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला जो है वो भी दर्ज कर लिया है। धन्यवाद राजकुमार, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल भराव वाले क्षेत्रों में से पानी की निकासी जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए ताकि किसान समय से अगली फसल की बिजाई कर सकें। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में उपायुक्तों को यह कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल निकासी के लिए आवश्यकता हो और पंपों की व्यवस्था करें ताकि समय से खेतों में से पानी निकाला जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दशहरा पर्व की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सभी बुराइयों का अंत करने और जीवन में सद्गुण और सदाचार को ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस पर्व को कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। उन्होंने कामना की कि यह त्योहार हर प्रदेशवासी के जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए।
उधर कुरुक्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक थानेसर सुभाष सुधा भी मां भद्रकाली मंदिर में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने नवरात्रि पर्व के अवसर पर मां का आशीर्वाद लिया। वहीं इस मौके पर ऐलनाबाद चुनाव को लेकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर विकास कार्यों की मुहर ऐलनाबाद चुनाव में लगेगी और वहां पर भारी मतों से बीजेपी का उम्मीदवार गोविंद कांडा चंडीगढ़ विधानसभा में जीतकर पहुंचेगा। वहीं इनेलो के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने त्यागपत्र दिया, इससे उन्होंने पब्लिक के ऊपर बोझ डालने का काम किया। अब जनता ऐलनाबाद चुनाव में उसका जवाब देगी कि उन्होंने ये वजन क्यों डाला है। जो ऐलनाबाद का उपचुनाव है, उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से गोविंद कांडा जी वहां पर जीत रहे हैं। लोगों का समर्थन गोविंद कांडा जी को है और क्योंकि आज ऐलनाबाद की जनता ये भी उसको पूछ रही है, अभय चौटाला साहब को ये पूछ रही है कि आपने त्याग पत्र किस कारण से दिया। सर्वप्रथम मैं मां भद्रकाली के मंदिर पे मैं क्या लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं और जिस मनोकामना से लोग आते थे उनकी माता उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण करती है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा एक पीठ बहुत बड़ा पीठ है और पूरे हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ देवीकूप भद्रकाली मंदिर में इंटरनेशनल टीवी आर्टिस्ट तृप्ति शाक्या ने अपने सुंदर भजनों से नवरात्रि पर्व के अवसर पर समा बांध दिया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि हमारे जीने का मुख्य आधार धर्म है। वहीं देश की सरहद पर शहीद होने वाले 5 सैनिकों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही दुखद होता है जब उन्हें खबर मिलती है कि देश की सरहद पर कोई सैनिक शहीद हो गया। सैनिक हमारे देश और हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। हमारे सैनिक और आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जब किसी मां का लाल जाता है तो बेहद ज्यादा दुख होता है, आंखें भर आती है। उन्होंने देश के शहीद हुए वीर सैनिकों के लिए चंद लाइनें भजन के माध्यम से सुनाई। बहुत दुख होता है जब भी हमें ये खबर मिलती है कि हमारा कोई ना कोई जवान, कोई ना कोई सैनिक या कोई भी हमारा सेना में कार्यरत कल भी हमारे 5 अधिकारी जब शहीद होते हैं तो बहुत कष्ट होता है कि जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और उन पर जो आतंकवादियों ने निशाना बना रखा है, तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट होता है। किसी भी माँ का लाल जब जाता है तो आंखें भर आती हैं और ये तो हमारी धरती माता की रक्षा करने वाले सिपाही हैं और इनके जाने पर आंखें नम हो जाती हैं। हम सैल्यूट करते हैं, हम पूरे देशवासी अपने सभी वीर जवानों को सैल्यूट करते हैं। उनके कर्तव्य पालन के लिए, उनके कर्तव्य निष्ठा के लिए जो अपनी जान गंवा कर भी सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा का उनका लक्ष्य होता है। ये बहुत बड़ा समर्पण है उनका देश के प्रति और इस समर्पण को हम सैल्यूट करते हैं और अपने देश के जवानों को नमन करते हैं। तो 2 लाइन जो कल 5 जवान हमारे शहीद जी हाँ। उनके जश्न दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। किसी भी सिपाही का, किसी भी सैनिक का एक यही सपना होता है, एक यही लक्ष्य होता है। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में खाद की कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। खाद की कालाबाजारी ना हो, इसको लेकर आदेश जारी किए गए कि आधार कार्ड देखकर ही खाद दें, तो साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और इसी को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। राज्य में जहां भी जल भराव है उसे 1 महीने में क्लियर करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर जिला उपायुक्तों को दिए हैं। इसके साथ साथ जहां पर भी खाद की कमी आ रही है वहां पर भी समुचित प्रबंध करने के आदेश जो हैं मुख्यमंत्री ने दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज उच्च स्तरीय बैठक हुई थी।
इस बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी थे। जेपी दलाल इस समय हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस बैठक में और क्या क्या मुद्दे थे और क्या क्या डायरेक्शंस जो हैं, क्या क्या ऑर्डर जो हैं मुख्यमंत्री ने पास किए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये बताएं कि आज जो बैठक थी, उस स्तरीय बैठक हुई है, आप उस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक के एक तो एजेंडा क्या क्या थे? आज मुख्यमंत्री जी ने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, सारे डिप्टी कमिश्नर और विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें 4 थे। एक तो जल भराव का, दूसरा पराली का, तीसरा सड़कों के रिपेयर करने का, चौथा खाद का। तो बिंदुवार चर्चा हुई कि भी जल भराव जहाँ जहाँ है डिस्ट्रिक्ट वाइज डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट ली, कहीं कोई समस्या तो नहीं है कि बिजली की या कोई और तेल की, और ये आदेश देती है कि सारे हरियाणा का जो जल भराव वाला इलाका है 31 अक्टूबर तक उसको खाली कराओ, ताकि अगले 10-12 दिन में सूख के लोग इसमें अपनी खेती कर सके। और ये भी कहा है कि जहाँ जहाँ हर साल जल भराव होता है वहाँ कोई परमानेंट व्यवस्था बने। किसान भाइयों से प्रार्थना की है कि सरसों की खेती के लिए जो हमारी सुपर फास्फेट है और जो NPK है उसकी 60-70 हज़ार मीट्रिक टन अतिरिक्त हमारे पास उपलब्ध है, तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है खाद की। ये ज़रूर हमने कहा है कि जहाँ पहले बिजाई होती है वहाँ खाद पहले दें, और जहाँ गेहूं की या उत्तरी हरियाणा की जहाँ है वहाँ बाद में दें। और सब डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी लगा दी है, कालाबाजारी ना करने दें। हमारे प्रदेश की खाद जो है दूसरे प्रदेशों में ना जाए, क्योंकि शॉर्टेज का बहाना लेकर के कालाबाजारी वाले तत्व कूद जाते हैं, उनको सख्ती से कंट्रोल करना है। खाद ये बैठक हुई है जिसके बारे में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हमें जानकारी दी है। एक बात इसमें साफ तौर पर जो आदेश दिए गए हैं वो ये हैं कि खाद की जो कमी है उसे दूर किया जाए और जिन इलाकों में अभी ज़रूरत है वहाँ पर वितरण पहले किया जाए। इसके साथ साथ जो एक महत्वपूर्ण आदेश ये भी दिया गया है कि जो जो खाद है वो आधार कार्ड या फिर जिन्होंने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन किया है पोर्टल पर, उनका जानकारी लेकर ही ये खाद दी जाए, क्योंकि तभी इसकी कालाबाजारी रुकेगी। दूसरे राज्यों के लोग हरियाणा में उपलब्धता को देखकर खाद खरीद लेते हैं, ऐसा ना हो इस बात के लिए साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं। वहीं हरियाणा हैफेड बोर्ड के चेयरमैन कैलाश भगत अंबाला शहर की अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने मंडी अधिकारियों से फसल की खरीद प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने अनाज मंडी में जाकर किसानों और आड़तियों से मिलकर उनकी परेशानियों को जाना और फसल उठान और किसानों को पेमेंट संबंधी कोई भी समस्या न होने का दावा किया। आज मैंने शुरुआत जो है सबसे पहले पेवा मंडी की, फिर इस्माइलाबाद और अब अंबाला सिटी में सारे किसानों से और अपने आड़तियों से, राइस मिलर से, सबसे एक चीज़ जानने की कोशिश की कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। हर जगह पे हर आदमी ने एक बात कही कि माल का उठाव जो है वो ठीक ढंग से हो रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट जो है वो भी तीसरे दिन जिम्मेदार के अकाउंट में जा रही है। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश का सवाल है, पीछे हमारी एक मीटिंग हुई थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस साइड में जब बरसात का टाइम था और बाजरे की क्रॉप जो है वो डैमेज पूरी हो रही थी, तो उनका उस टाइम भी एक ही बात था कि जो बाजरे की क्रॉप भी डैमेज हो गई है तो हम किसान का किस तरीके से भला कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। तो आखिर में यही सोच के उन्होंने 600 रुपये क्विंटल के हिसाब से किसान के अकाउंट में सीधा देने का काम किया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जागरूकता के दावों के बावजूद पराली में आग लगाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है, क्योंकि सैटेलाइट से आपको बता दें तमाम जो मामले हैं उनकी पहचान भी हुई है, लेकिन महज 10 किसानों को जुर्माना किया गया है। कृषि उपनिदेशक प्रदीप मील का कहना है कि सैटेलाइट से 49 मामलों की रिपोर्टिंग हुई, लेकिन पराली में आग लगाने पर 10 किसानों को जुर्माना किया गया, क्योंकि मौके पर 10 जगह की आग लगी मिली। इसके साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि किसान पराली में आग न लगाएं, इससे प्रदूषण होता है।
कि जिला कुरुक्षेत्र में लगभग 1,10,000 हेक्टेयर पर धान की खेती होती है और अभी तक 50% एरिया में हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अभी तक जो हरसेक है, जिससे सेटेलाइट का डेटा डेली यहाँ ज़िले में आता है, उन्होंने 49 केसेस रिपोर्ट किए हैं। वो हमने मौके पे जाके उनकी छानबीन की है, तो 10 ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ मौके पे आग मिली है और उनसे हमने इन्वायरमेंट कंपनसेशन चार्जेस रिकवर किया है। आगे सर क्या संदेश देना चाहेंगे कि फानों में आग ना लगाएं, क्योंकि इससे जो है पॉल्यूशन भी होता है, या क्या मैसेज दें? देखिए, सरकार के द्वारा एक तो बेल बनाने पर 1,000 रुपये प्रति एकड़ के दर से सब्सिडी दी जा रही है या बेनिफिट दिया जा रहा है, और हमारे यहाँ 2 फैक्ट्रीज हैं, सैमसंग पेपर मिल है और दूसरा हिंद समाचार है, वो बेल खरीद रहे हैं। तो किसानों को बेल बना के वहाँ देनी चाहिए और उनको प्रति एकड़ 1,000 रुपये का। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने नए बस स्टैंड पर धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। इस मौके पर रोडवेज कर्मचारियों का कहना रहा कि बीते वर्ष सरकार और कर्मचारियों के बीच कई मांगों को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार की तरफ से मांगे मानने के बाद भी अभी तक आदेश जारी नहीं किए गए। इसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष है और इसी वजह से आज कर्मचारी जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार को नींद से जगाने का काम कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के प्रदेश महासचिव सरबत सिंह पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों की कई लंबित मांगे हैं, जिसमें कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, रोडवेज विभाग में 14,000 नई बसें शामिल करने, तमाम खाली पदों पर पक्की भर्ती करने, कोरोना काल में रोडवेज को जो नुकसान उठाना पड़ा उसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का अलग से भुगतान करने और कर्मचारियों को 5,000 रुपए जोखिम भत्ता देने की मांग शामिल है। आज का जो धरना है हमारा, ये पूरे हरियाणा के अंदर तमाम 24 डिपो के अंदर है। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ राज्य कमेटी के आह्वान पर ये आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले भी अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार कई बार हम तमाम डिपो पर विरोध प्रदर्शन, गेट मीटिंग कर चुके हैं और पहले 4 जून 2020, 6 जनवरी 2020 को जो लगातार हमारी 3-3 घंटे परिवहन मंत्री और उच्च अधिकारियों से जो मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारी मांगे रोडवेज कर्मचारियों की मानी गई, परंतु दुर्भाग्य है कि वो जो मानी गई मांगे हैं आज सरकार लागू नहीं कर रही और लगातार वो मांग मानने की बजाय जो पहले से मिल रही है वो सुविधाएं छीन रही है। कि पहले से रोडवेज कर्मचारियों को ओवर टाइम मिलता था, ओवर टाइम बंद कर दिया गया। 6 साल से रोडवेज कर्मचारियों को बोनस नहीं मिल रहा और इसके अलावा तो आज यहाँ फतेहाबाद में हम कहना चाहें तो बहुत सारे आज सैकड़ों पद खाली पड़े हैं और खाली पदों पर पक्की भर्ती करने की बजाय पहले से या लगे हुए जो कच्चे कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग पर जो चौकीदार और सफाई कर्मचारी जो 14 कर्मचारी लगे हुए थे, उनको नौकरी से हटा दिया। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चरखी दादरी में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने दादरी डिपो में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारी नेता कृष्ण ने बताया कि राज्य कमेटी के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा में एक दिन का सांकेतिक धरना है। ठेकेदारी प्रथा, निजीकरण और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यह सांकेतिक धरना दिया गया। आज हमारा एक दिन का सांकेतिक धरना पूरे हरियाणा प्रदेश में राज्य कमेटी के आह्वान पर हरियाणा सरकार द्वारा किए गए वादा खिलाफी के विरोध में, निजीकरण और ठेका प्रथा के विरोध में, पुरानी पेंशन नीति लागू करने के लिए इन 34 सूत्रीय मांग पत्र जो 6 जनवरी और 20 जून को 2020 को हरियाणा सरकार से जो वार्ता हुई, इसमें सहमति हुई, को लागू न करने के विरोध में हमारा एक दिन का सांकेतिक धरना पूरे हरियाणा प्रदेश में। उसी कड़ी में
फतेहाबाद में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक डूडाराम के कार्यालय का घेराव किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो कई दिनों से लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी तक मांगों पर गौर नहीं किया गया। आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया और फतेहाबाद के बीजेपी विधायक डूडाराम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 1 अक्टूबर से यहाँ धरने पर बैठे हैं मुख्यालय पर, सभी मुख्यालयों पर, मतलब जितने भी हमारे मुख्यालय हैं पूरा हरियाणा के आंगनबाड़ी वर्कर धरने पर है। उससे पहले हम मंत्री जी के निवास पर 84वां 85वां दिन हो गया हमारे धरने को। न तो मंत्री हमारी कोई बात सुन रही है, उल्टा हमारी एक वर्कर को टर्मिनेट किया गया और एक पे SC/ST एक्ट लगाया गया, जबकि वहाँ किसी तरह की ना तो मारपीट हुई ना किसी तरह का और झगड़ा कोई बात। पिछले दिनों झज्जर जिले के गांव छारा के पहलवान मटरू की हत्या के मामले में ग्रामीण गुरुवार को झज्जर पहुंचे। यहां उन्होंने ADGP संदीप खिरवार से मुलाकात की और पहलवान मटरू की हत्या किए जाने के मामले में अब तक पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया। ग्रामीणों का कहना रहा कि पुलिस की कार्यशैली ये बताती है कि इस मामले में पुलिस अभी तक निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। पुलिस ने अभी तक हत्याकांड के इस मामले में लूट की वारदात बताई है, जबकि मामला कुछ और है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव शांति प्रिय गांव रहा है और इस हत्याकांड के बाद गांव की शांति भंग हो चुकी है। लेकिन अगर इस मामले में पुलिस ने किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरती तो ग्रामीणों को ऐसी आशंका है कि गांव की शांति भंग हो जाएगी और असामाजिक तत्व सिर उठाएंगे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि पुलिस इस हत्याकांड के मामले में जो भी लोग दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करे और मामले में जो भी सच्चाई है उसे उजागर करे। जनाब, गांव काफी इस जुल्म से काफी घबराया हुआ है और गांव हमारा हरियाणा में बहुत ही वरिष्ठ, बड़ा और ठंडा अच्छा गांव है और यहाँ से शुरुआत हुई है पाप की। इसको इस बुराई को यहीं का यहीं दबा दिया जाए, ये आपसे हाथ जोड़ करना पड़ेगी। हमने सारा गांव था और वहाँ 11 आदमी गए थे, 11 से भी ज़्यादा हो गए थे अंदर। तो हमने सारे अपने जो पिछली हमें दिक्कत थी वो अपनी साहब को बताई, तो उन्होंने साहब ने बड़े ध्यान से सुनी और सबका हमारा एक एक बात का उन्होंने जवाब दिया। तो उनकी बातों से हम संतुष्ट हो गए और ये भी हमने कह दिया अगर हम या तो हम संतुष्ट हो गए, नहीं संतुष्ट हुए तो हम आपको शिकायत कराएंगे और हमारे केस को आप यहाँ से बदल देना। तो उन्होंने ये पूरा विश्वास दिवा दिया कि भाई ऐसा भी हो जाएगा। अब जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई दूसरा रोहतक से चलाएंगे। झज्जर में बुधवार की शाम अज्ञात बदमाशों ने हुड्डन गांव के मोड़ पर गोली मारकर अभिषेक नाम के युवक की जान लेने की कोशिश की। इस गोलीबारी में अभिषेक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए झज्जर से के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद रोहतक PGI में रेफर कर दिया। उधर मामले की सूचना मिलते ही DSP नरेश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रही है। एक लड़का है हुड्डन गाँव का, जी जिसको अभी इतनी सूचना मिलेगी, उसको एक गोली लगी है कंधे में और उसको PGI रेफर कर दिया। तो हम वहाँ जा रहे हैं, उसके बाद क्या स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद आगे कर रहे हैं। पैरोल पे आया हुआ होगा ये, अभी कंफर्म नहीं, मेल पे है, पैरोल पे था। लेकिन उसको जिला मुकदमा बता रहे 2020 में 307 का पैसा नहीं, अभी नहीं हो, बात नहीं हो पाई उनसे। अंबाला में चेन स्नैचिंग की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला अंबाला कैंट के महेश नगर थाने के अंतर्गत आने वाले दयाल बाग का है, जहां 2 युवकों ने एक महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। चेन स्नैचिंग की यह पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। उधर पुलिस को जैसे ही इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आगे की कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। एक संजीव कुमार सुपुत्र श्री अमरनाथ जी, निवासी मकान नंबर 225 दयालबाग का रहने वाला है और ये 42/2 में अपना मकान बना रहा है। आज 12:27 की बात है। इसकी माता लीलावती अपना कुछ सामान लेके नए मकान 42/2 में जा रही थी। 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और इसके गले की चेन
छीन के ले गए हैं और वो शनाख्त नहीं हुई है। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तफ्तीश जारी है और आसपास में सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। अब बात पलवल की, जहां पर हथिन के गांव में फैली बुखार की बीमारी और बच्चों की मौत के मामलों में अब कमी नजर आ रही है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए गए कदमों के बाद हथिन क्षेत्र में हालात सामान्य हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासन के सहयोग से 13 टीमों का गठन किया, जो कि ग्रामीण इलाकों में सैंपलिंग और फॉगिंग का काम कर रही है। सीएमओ पलवल ने बताया कि टीमें तब तक काम करती रहेंगी जब तक मामलों की संख्या 0 नहीं पहुंच जाती। 25 टीम उसी एक ही गांव के अंदर उतारी गई और उन्हें यही कहा गया कि आप हाउस टू हाउस, घर घर जाकर सबसे पहले तो चेक करें कि कोई ऐसा तो नहीं कोई पीड़ित बच्चा या बड़ा हो जो रोगी घर में ही रह जाए, तो उन्हें आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना। और सबसे पहले ये किया गया, बाहर निकालें उन्हें और उन्हें ओपीडी वहाँ बनाई गई। ओपीडी भी राउंड द क्लॉक 24 घंटे चली, जो जिसमें डॉक्टर्स उपलब्ध रहे और उसमें विशेषज्ञ तौर से बच्चों के डॉक्टर भी उपलब्ध रखे गए। एक एम्बुलेंस भी वहाँ पर पार्क की गई जो कि उपलब्ध थी विद टेक्नीशियन, जो अगर कोई भी बच्चा सीरियस होता है या बड़ा कोई सीरियस होता है तो उसे तुरंत वहाँ से शिफ्ट। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।